गुड इवनिंग एवरीवन। सारे लाइव आ जाओ, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। जो भी नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी क्लासें लगती है उस क्लासों का मैं आपको पहले टाइम टेबल बता देता हूँ कि कौन कौन सी क्लासें आपके यहाँ पे लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी क्लास लगती है, डेली क्लास का जो टाइम है वो एक क्लास होती है आपकी सुबह 11 बजे। कितनी बजे होती है? सुबह 11 बजे। और इस सुबह 11 बजे जो क्लास होती है ये क्लास होती है आपके बायोलॉजी की। किसकी क्लास होती है? बायोलॉजी की क्लास होती है। ठीक है, और जो आपको शाम को 7:30 बजे जो अभी क्लास चल रही है इसका टाइमिंग क्या आपके 7 बजे। जो अभी क्लास चल रही है इसका टाइमिंग आपके 7:30 बजे का है। और इसके बाद में 7:30 के बाद में एक आपको 8:30 बजे क्लास होती है, वो होती है आपके रेड साइंस की, या जिसे आप जनरल साइंस बोल सकते हो, जो आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जो भी राजस्थान के आपके एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के, जिसमें आपके जनरल साइंस पूछी जाती है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपके जनरल साइंस का टॉपिक रहता है वो इन वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पे आपके जनरल साइंस भी चल रही है साथ में, क्योंकि जो आपके जनरल साइंस पूछी जाती है वो आपके 10th 11th और 12th वाले चैप्टर, मतलब जो भी RBSc का कोर्स होता है उसी में से आपके जनरल साइंस पूछी जाती है। तो इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं अभी फटाफट शेयर कर दो और फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो यहाँ पे मैंने क्लास का आपको टाइम टेबल बता दिया कि आपके कौन कौन सी क्लासें होती हैं। अब इन क्लासों के बाद में हम पढ़ रहे थे आपके 10th साइंस का, मतलब 10th क्लास विज्ञान का आपके फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या आपके मानव एवं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, थोड़ी बहुत डिटेल्स भी बताई थी चैप्टर में आपकी एक तो क्या ध्यान रखना है, विटामिन कुपोषण के बारे में बताया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था आपके प्रोटीन कुपोषण के बारे में, और उसके बाद में हमने कल पढ़ा था आपके रक्तचाप के बारे में पढ़ा था। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित। किससे संबंधित है? नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित। तो हमने जो भी पढ़ा था वो उसमें कल विटामिन के बारे में और आपके प्रोटीन कुपोषण के बारे में, खनिज तत्वों से उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में, और आपके उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के बारे में पढ़ लिया था। इतना पढ़ लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके नशीले पदार्थों के बारे में। तो इन नशीले पदार्थों के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जो आपके यहाँ पे नशीले पदार्थों से पहले जो आपके रक्तचाप पढ़ा था हमने, कि उसमें क्या होता है कि जो आपके धमनियाँ या जो भी शिरा होती है उनमें जो रक्त बहता है, तो उनके द्वारा आपके उनकी दीवारों पर, मतलब धमनियों या शिराओं की दीवारों पर एक दाब डाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? रक्त दाब कहते हैं। मैं इसको डायग्राम के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके क्या ये एक धमनी है, क्या ये एक धमनी, इसमें जो आपके ब्लड बहता है, इस ब्लड के द्वारा ये देखो एक दाब लगाया जा रहा है ना, कि ये धमनियों की दीवारों पर या शिराओं की दीवारों पर एक दाब लगाया जाता है। तो इस जो दाब लगाया जाता है, इस दाब को क्या बोलते हैं? रक्तचाप। क्या बोलते हैं? रक्तचाप बोलते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ब्लड प्रेशर जिसके द्वारा आपके मतलब जांच किया जाता है या नापा जाता है, वो कौन सा उपकरण होता है? आपके स्फाग्नो नैनोमीटर। ऐसा उपकरण आपने डॉक्टर के पास में देखा है। तो इस उपकरण में जो आपके कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो आपके स्फाग्नो मैनोमीटर, मतलब जो आपके रक्तचाप मापी होता है, तो इसमें आपके यहाँ पे कौन सा लिक्विड भरा होता है? इसके अंदर कौन सा लिक्विड भरा होता है? तो ये ध्यान रखना कि इसके अंदर आपके Hg भरा होता है, मतलब पारा भरा होता है। ठीक है, इसके अंदर जो आपके एक लिक्विड भरा होता है जो क्या करता है, इसमें ऊपर चढ़ता है या कभी नीचे आता है। और नॉर्मल स्थिति, मतलब रेंज में मैंने बताया था कि रक्तचाप आपके नॉर्मल कितना होता है, वो होता है आपके कितना 120 से 80 mm, वो ध्यान रखना। और इसमें आपके कौन सा लिक्विड भरा होता है? Hg, मतलब पारा भरा होता है। तो जो भी देख रहे हैं अभी इस वीडियो को, इसको तो आप शेयर कर दीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम नशीले पदार्थों के बारे में। हमारा टॉपिक रह गया था, उन नशीले पदार्थों के बारे में स्टार्ट करने से पहले देख लो यहाँ पे क्या क्या था आपके, कि नशीले पदार्थों में एक तो हम पढ़ेंगे आपके गुटखे से होने वाले रोगों के बारे में, और आपके मदिरे का सेवन, मतलब शराब के सेवन से होने वाली हानियों के बारे में, और एक आपके अफीम से होने वाली हानियों के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक नशीले पदार्थों में कौन सा है? गुटखा। कौन सा है? गुटखा। इसमें देखते हैं क्या, इसमें देखो सारे जो है आपके नशीले पदार्थ, उनसे हानियाँ तो ज़रूर होती है,
तो हानियों में आप कॉमन हानियाँ ध्यान रखना कि आर्थिक हानि होती है, सामाजिक हानि होती है, रुपये पैसों की हानि होती है, शरीर क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये सारे आपके आर्थिक, सामाजिक हानि, रुपये पैसों की हानि या रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रति शरीर क्या हो जाता है, कमज़ोर, ये नॉर्मल हानियाँ तो आपके सभी में आएगी। इसके अलावा जो आपके इसमें गुटखा खाने वाले व्यक्तियों में जो आपके रोग होता है, उस रोग को बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। क्या बोलते हैं? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग बोलते हैं। मतलब क्या होता है इस सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग का? मतलब होता है कि जो आपके जबड़े होते हैं, ये जबड़े क्या होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं खुल पाते, या जबड़ों की जो आपके ये मांसपेशियाँ है, वो मांसपेशियाँ क्या हो जाती है, आपके कठोर हो जाती है। वही रोग आपके क्या होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। मतलब गुटखा खाने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। ये इतना आपके क्या ध्यान में रखना है आपको, गुटखा खाने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। मतलब जबड़ा होता है वो पूर्ण रूप से नहीं खुल पाता। फिर अगला यहाँ पे टॉपिक है आपके तंबाकू के बारे में। किसके बारे में? तंबाकू के बारे में। तो तंबाकू है यहाँ पे, तो इस तंबाकू के पादप का आप वैज्ञानिक नाम ध्यान में रखना, मतलब साइंटिफिक नेम ध्यान में रखना। वानस्पतिक नाम क्या है इसका? निकोटिएना टोबेकम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या आपके तंबाकू के पादप का? निकोटिएना टोबेकम। और इसका अगर आपको एग्जाम में कुल पूछ ले कि पादपों का एक कुल होता है विशेष प्रकार के, मतलब जिस जाति के लक्षण समान होते हैं उनको एक विशेष कुल में रख देते हैं, तो इस कुल को आप ध्यान रखना। और इसका कुल कौन सा हो जाएगा? आपके सोलेनेसी हो जाएगा। कौन सा कुल हो जाएगा? सोलेनेसी कुल हो जाएगा। तो तंबाकू का जो पादप होता है उसका मैंने यहाँ पे वैज्ञानिक नाम बता दिया, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है यहाँ पे आपके? निकोटिएना टोबेकम होता है। और इसका कुल कौन सा होता है? आपके सोलेनेसी होता है। ये आपको इतना इस तंबाकू के बारे में ध्यान में रखना है। और गुटखा के बारे में क्या ध्यान में रखना है आपको? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के बारे में। अगली बात यहाँ पे पढ़ते हैं आपके कि इनसे होने वाली जो हानियाँ हैं तंबाकू से, तो इसमें हानियों में क्या होता है आपकी कि मुंह है, जीभ, गले व फेफड़ों का क्या हो जाता है? आपके कैंसर हो जाता है। जो भी तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें हानियों में क्या आपके मुंह, जीभ, फेफड़ों का क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है ना। कभी आपने पिक भी देखी होगी या फोटो भी देखी होगी, तो क्या होता है कि आपने कभी तो ये क्या हो जाते हैं, जबड़े गल जाते हैं, कभी जीभ हो जाती है वो आधी कट हो जाती है। ये सारे किस्म होते हैं आपके जो तंबाकू का सेवन करते व्यक्ति, उनमें ये रोग हो जाते हैं या कैंसर हो जाता है इनका। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ पे कि तंबाकू में उपस्थित निकोटीन से धमनियों की स्पंदन की दर बढ़ जाती है। अब धमनियों की स्पंदन की दर का मतलब यह है, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पॉइंट क्या लिखा है कि तंबाकू में उपस्थित निकोटीन से धमनियों की स्पंदन की दर क्या हो जाती है? आपके बढ़ जाती है। धमनियों की स्पंदन की दर मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया था, जैसा कि ये आपके सामने डायग्राम है। धमनियों की स्पंदन दर से यहाँ पे ये मतलब है कि जो आपके रक्त बहता है इन धमनियों में, तो ये जो रक्त बहता है ये आपके जल्दी जल्दी बहने लगता है। मतलब जो बहते हुए रक्त की जो आपकी गति होती है वो तेज हो जाती है ना। तो इसके द्वारा जो धमनियों की दीवार पर जो दाब भी लगाया जाता है वो क्या लगाया जाता है? दाब अधिक लगाया जाता है। ये दाब भी क्या लगाया जाता है? अधिक लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके हृदय की स्पंदन दर भी बढ़ जाती है। तो इतना आपने जान लिया होगा इसके बारे में कि तंबाकू में जो उपस्थित निकोटीन होता है, निकोटीन से क्या होता है कि धमनियों की स्पंदन दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट लिखा है आपके कि गर्भवती महिलाओं द्वारा सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। कि भ्रूण विकास की गति क्या हो जाती है? आपके धीमी हो जाती है। अगला यहाँ पे फोर्थ नंबर पॉइंट ध्यान में रखना कि सिगरेट के धुएं से रुधिर में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता क्या हो जाती है? आपके कम हो जाती है। गुड इवनिंग पूजा। एक बार लाइव कौन कौन देख रहे हैं कमेंट कर दो तो सारे। लाइव अभी कौन कौन देख रहे हैं वो सारे एक बार कमेंट कर दो। अब देखो हमने यहाँ पे देखा कि एक तो आपके गुटखे के सेवन से होने वाले रोग के बारे में देख लिया कि जो गुटखा का सेवन करता है उसमें कौन सा रोग होता है? आपके सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि जो तंबाकू होता है उस तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम मैंने बता दिया, निकोटिएना टोबेकम। ये भी ध्यान में रखना। अच्छा ठीक ठीक है, तेजपाल, जौहरीलाल, रिचपाल, ठीक है भाई। तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम मैंने बता दिया, निकोटिएना टोबेकम। ये आपको ध्यान में रखना इतना। हाँ,
और इसका कुल भी आप ध्यान रखना कि तंबाकू का जो पादप होता है उसका कुल कौन सा होता है, आपके 16 कुल होता है। कौन सा कुल होता है? 16 कुल होता है। ये आप नोट कर लेना सारे कुल, शायद आपकी बुक्स में नहीं होगा तो इसका कुल आप ध्यान में रखना कौन सा होता है, 16 और इसके तंबाकू के द्वारा होने वाली हानियाँ मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो आपके मदिरा, मदिरा मतलब होता है आपके शराब, क्या होता है? शराब। अब इस शराब का जो मुख्य घटक होता है वो होता है आपके एथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है। अब एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है वो आप ध्यान में रखना। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। देखो कार्बन कितने इसके अंदर, आपके 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं ना। और OH जुड़ गए तो इससे क्या हो गया? आपके ओल हो गए। क्या हो गया? ओल। तो एथेनॉल बोल सकते हो या एथिल एल्कोहल बोल सकते हो। तो जो आपके मदिरा या शराब होता है इसका मुख्य घटक आप ध्यान में रखना कौन होता है? आपके एथिल एल्कोहल होता है, C2H5OH। बिल्कुल करेक्ट है पूजा। इसका मुख्य घटक कौन होता है? आपके एथिल एल्कोहल होता है। अब देखो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है यहाँ पे कि कुप्रभाव या इससे हानियाँ कौन कौन सी होती है, क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर। तो शरीर में जो प्रभाव पड़ता है तो इसमें आप ध्यान में देना, एक बात लिखी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल को यकृत क्या करता है? आपके एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है। किस में बदल देता है? एसिड एल्डिहाइड, C2H5COOH में बदल देता है, एसिड एल्डिहाइड। और फार्म एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है आपके HCOOH। ठीक है, तो यकृत क्या करता है? इसको एल्कोहल को किस में बदल देता है? आपके एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है। और ये एसिड एल्डिहाइड क्या करता है? हमारे शरीर में एक विषैला पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? विषैला पदार्थ होता है। और जिसके कारण क्या हो सकता है? व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। ठीक है, इतना आप इसके बारे में ध्यान में रखना कि अधिक मात्रा में जो एल्कोहल होता है वो एल्कोहल यकृत क्या करता है? उस एल्कोहल को किस में चेंज कर देता है? आपके एसिड एल्डिहाइड में। किस में परिवर्तित कर देता है? एसिड एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। और एसिड एल्डिहाइड क्या होता है? आपके विषैला होता है। एसिड एल्डिहाइड क्या होता है? विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, और जैसे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। बाकी वाले जो भी आपके नॉर्मल है ये आप ध्यान में रखना। और एक बात और यहाँ पे नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके शरीर में अगर आप एल्कोहल का सेवन करते हो, किसका सेवन करते हो? एल्कोहल का सेवन करते हो, तो वो ध्यान रखना एक मस्तिष्क के आपके जो 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपके अग्र मस्तिष्क, एक होता है आपके मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के आपके 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा, और एक होता है आपके सेरिबेलम। सेरिबेलम मतलब होता है अनुमस्तिष्क। तो ये अनुमस्तिष्क किसका पार्ट है? आपके पश्च मस्तिष्क का। किसका पार्ट है? पश्च मस्तिष्क का। तो जो भी आपके व्यक्ति एल्कोहल या शराब का सेवन करता है तो उसके जो माइंड पे इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है पश्च मस्तिष्क पे। कहाँ पे पड़ता है? पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क का भी अगर भाग पूछ ले तो कौन से भाग पर? अनुमस्तिष्क पर। मतलब क्या होता है? अनुमस्तिष्क क्या कार्य करता है? हमारे शरीर में चलने फिरने और पेशियों का नियंत्रण करता है। क्या कार्य करता है? कि चलने फिरने और पेशियों का नियंत्रण कौन करता है हमारे शरीर में? ये अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, और जो हम एल्कोहल पीते हैं वो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे करता है? आपके अनुमस्तिष्क पे करता है, जिससे अनुमस्तिष्क आपका क्या हो जाता है? इन कंट्रोल हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और जिसके कारण आपने शराबी व्यक्ति को देखा होगा कि वो आपके क्या होता है कि एक पैर किधर रखता है, एक पैर किधर रखता है, और उसको बोलने का भी नियंत्रण नहीं होता है। तो ये सारा इफेक्ट आपके कौन से भाग पे पड़ता है? मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क पे। और अगर भाग कौन सा हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग, ये आप पे इनएक्टिव हो जाता है। ये इतना आप इसमें एल्कोहल में ध्यान रखना है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला है आपके जो नशीले पदार्थ है उसमें है यहाँ पे अफीम है। कौन सा है? अफीम। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या? आपके पेपेवर सोमनीफेरम। अगर ये बफरिंग हो रहा है तो वीडियो आप बाद में देख लेना है ना, क्योंकि अभी नेट प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से ये बफरिंग हो रहा है। अगर बफरिंग हो रहा है तो वीडियो आप सारे बाद में देख लेना, एक बार समझते जाओ साथ में, फिर वापस देख लेना वीडियो को। बफरिंग हो रहा है तो वीडियो एक बार वापस देख लेना, बाद में एक बार साथ में समझते जाओ, है ना। नेट प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, जैसे वीडियो अपलोड हो बाद में देख लेना वापस, बाद में ये बफरिंग नहीं होगा। अब देखो अफीम है यहाँ पे। अफीम भी क्या है? आपकी एक
ये नशीला पदार्थ है और इसके जो पादप होता है, इस पादप का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है आपके पेपेवर सोमनिफेरम होता है। अब देखो इसमें मुख्य घटक के रूप में कौन कौन होते हैं आपके, मॉर्फिन, ये ध्यान रखना नाम, मॉर्फिन, कोडिन, निकोटिन, सोमनिफेरिन, और एक कौन सा होता है आपके पेपेवरिन। ये आपके सारे क्या होते हैं इसमें मुख्य घटक के रूप में पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं एल्केलॉइड। क्या बोलते हैं, एल्केलॉइड पाए जाते हैं। कौन कौन से, मॉर्फिन, कोडिन, निकोटिन, सोमनिफेरिन और आपके पेपेवरिन, ये सारे किस में पाए जाते हैं आपके अफीम में पाए जाते हैं। अब मैंने बताया था कि जो आपके हानियाँ होती है आप सर में नॉर्मल ध्यान रखना, एक तो सामाजिक हानि, आर्थिक हानि, रुपए पैसों की हानि, और एक आपके क्या होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है आपके शरीर की कमज़ोर हो जाती है, मतलब शरीर क्या करता है रोगों से लड़ने में क्या हो जाता है असक्षम हो जाता है। इतना आप इसके अंदर ध्यान रखना। अगली देखो जो आपके अन्य नशीले पदार्थ हैं उनके यहाँ पे नाम दिए गए ऐसे, तो उन नामों में आपके सबसे पहला कौन सा हो जाएगा आपके कोडिन, भांग, चरस, गांजा, हशीश और LSD। LSD का यहाँ पे देखना पूरा नाम दिया गया आपको, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे देखो LSD का पूरा नाम है आपके लाइसार्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। नोट कर लेना, ये LSD का पूरा नाम क्या आपके लाइसार्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। ये भी क्या आपकी एक नशीला पदार्थ, ठीक है। LSD का पूरा नाम क्या हो जाएगा, लाइसार्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। इतना आप इन नशीले पदार्थों के बारे में ध्यान में रखना। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ये भी आपके नशीले पदार्थों के जो सेवन से होने वाली जो आपके आर्थिक हानियाँ वो दी गई है कि इससे नशीले पदार्थों के सेवन से भारी हानि होती है, आर्थिक हानियाँ, शारीरिक हानि होती है, अपराध करने की प्रकृति बढ़ती है। ये सारे नॉर्मल है, ये आप पढ़ लेना है ना। अगला है यहाँ पे खाद्य पदार्थों में मिलावट, कि खाद्य पदार्थों में मिलावट से ये मतलब है कि जो भी हम बाज़ार से सामान लेते हैं, जैसे भी कोई भी डिब्बाबंद सामग्री हुई या कोई भी आपके किराने का सामान या कोई भी हम जंक फूड या आपके फास्ट फूड जो भी लाते हैं मार्केट से, उनमें क्या होता है कोई ना कोई पदार्थों की मिलावट की जाती है। कोई ना कोई पदार्थों की क्या की जाती है आपकी मिलावट की जाती है। तो वो मिलावट करने पर क्या होता है, जो दुकानदार होता है उसको तो मुनाफा होता है, वो तो अपने मुनाफे के लिए ऐसा करता है, पर वही मिलावट क्या करती है हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। वो क्या करती है हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। तो इन खाद्य पदार्थों में कौन से पदार्थों में आपके कौन सी मिलावट डाली जाती है उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कि अधिक मुनाफे के लिए क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थों में सस्ता एवं घटिया हानिकारक पदार्थ मिला देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, सारे ही जानते होंगे कोल्ड ड्रिंक्स, तो बताने का इसमें ज़रूरत ही नहीं क्या होता है कोल्ड ड्रिंक्स, है ना। अब देखो मिलावट में ध्यान रखना इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। एक तो आपके फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है और 0.4 pps से ध्यान रखना, ये इसकी मात्रा है जो आपकी मिलावट की जाती है, मतलब मात्रक है शीशा। अब देखो इसमें जो प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, दांतों को गला देते हैं। ये तो आपने सब ने सुना भी होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीने से क्या हो जाते हैं आपके दांत गल जाते हैं। ये मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा, है ना, कि जेट ICR के लिए आपको कौन सी गाइड पढ़नी चाहिए। अब देखो यहाँ पे दांतों को गला देती है और ये क्या करती है 0 डिग्री तक जमने नहीं देती और किस पे प्रभाव डालती है आपके गुर्दों, मस्तिष्क और लीवर पर क्या करती है आपके खतरनाक प्रभाव डालती है ना। और अगला है आपके दूध। अब देखो दूध में आपके कौन कौन सी मिलावट की जाती है, तो दूध इसमें दूध में ध्यान रखना आप यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइनरी, ये आपके सारे इसमें मिलावटी पदार्थ डाले जाते हैं। अब देखो इसमें ये दूध होता है, ये आपके मिलावट करने के बाद में शरीर के कौन से अंग पे प्रभाव डालता है, तो कौन से अंग पे प्रभाव डालता है आपके लीवर और गुर्दे पर। अगला है आपके सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए आपके कौन सी मिलावट की जाती है, तो इसमें मिलावट में आप ध्यान रखना जो सब्जियां आप लाते हो बाज़ार से उनको सारे दिन हरा भरा दिखाने के लिए या चमकीला बनाने के लिए क्या करते हैं कि उसमें लेड और कॉपर का विलयन का छिड़काव करते हैं। किसका छिड़काव करते हैं, लेड मतलब ये आपके क्या होता है एक आपकी प्रतीक मतलब परमाणु होता है और इसका प्रतीक क्या होता है आपके Pb। लेड और कॉपर विलयन का क्या करते हैं छिड़काव करते हैं।
छिड़काव करने से क्या होता है, आपके जो सारे प्रोडक्ट होते हैं, जो सब्जियां होती है, वो आपके सारे दिन हरी भरी आपको दिखाई देती है। और इसके प्रभावित में क्या लिखोगे आप, लीवर व गुर्दे प्रभावित होते हैं। आप इसमें सब्जियों में ध्यान रखना लेड और कॉपर का छिड़काव। यहाँ पे स्पेशल एक सब्जी का नाम दिया गया है गोभी। क्या नाम दिया गया है, गोभी। अब इसमें एक सफ़ेदी के लिए क्या करते हैं, किसका छिड़काव करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव करते हैं। जो गोभी आप बाज़ार से लाते हो उसमें जो सफ़ेदी होती है उसको बनाए रखने के लिए आपके किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, लीवर व गुर्दे प्रभावित होते हैं। और आपके इस चैप्टर में लास्ट में देखो यहाँ पे लिखा है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब शरीर भार सूचकांक। ये क्या करता है, मानव के शरीर की भार व लंबाई का अनुपात बताता है। क्या करता है, मानव के शरीर का भार और लंबाई का अनुपात बताता है ना। तो यहाँ पे देखो BMI के बारे में थोड़ा बता देता हूँ अलग से। ये BMI क्या है आपके, BMI। इस BMI के बारे में ध्यान रखना, इसका पूरा नाम, एक तो BMI क्या होता है आपके, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स मतलब ये क्या करता है, हमारे शरीर का भार व लंबाई का अनुपात बताता है। क्या करता है, शरीर का भार व लंबाई का अनुपात बताता है। ये है आपके बॉडी मास इंडेक्स। ये आपके यहाँ पे चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर के बारे में जो आपके मेन जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फिर आपके आज यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर 10th वालों की कंप्लीट होता है और कल स्टार्ट करेंगे आपके सेकंड चैप्टर। जो अब इसमें आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले आपके इस चैप्टर में जो कुछ हाईलाइट के तौर पे मैं वापस बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो आपको याद रखनी है इसमें संतुलित भोजन की परिभाषा। क्या याद रखना है, संतुलित भोजन की परिभाषा याद रखनी है। संतुलित भोजन की परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि वह भोजन जिसमें आपके सारे पोषक तत्व विद्यमान हो, जैसे कि आपके विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, जल और वसा, ये 6 आपके अवयव सारे विद्यमान है, तो वो भोजन कौन सा कहलाता है, संतुलित। और अगर किसी भी एक अवयव की कमी हो जाती है तो वो कौन सा हो जाएगा, कुपोषण। विटामिन कुपोषण मतलब विटामिन की कमी से होने वाला पोषण, मतलब अगर भोजन में विटामिन की कमी हो जाती है तो वो कौन सा कहलाता है, आपके विटामिन कुपोषण कहलाता है ना। अब देखो विटामिन कुपोषण मैंने आपको बताया था विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग के बारे में, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग के बारे में, विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग के बारे में, B3 से C और D। ए की कमी से होने वाला रोग आपके रतौंधी, B1 की कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी, B2 की कमी से होने वाला रोग आपके कौन सा हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। और B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, आपके पेलाग्रा। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, आपके स्कर्वी। और विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, आपके रिकेट्स रोग हो जाएगा। इन रोगों को एक बार वापस देख लेना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, थोड़ा समझा देता हूँ जो आपके विटामिन की कमी से होने वाले रोग है। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को मैं वापस बता देता हूँ। जैसे कि विटामिन ए है, सबसे पहले कौन सा विटामिन है, आपके विटामिन ए। तो विटामिन ए है इसका नाम, तो इसके नाम से ए से आप ध्यान रखना, ये ए हो गया, ए से हो जाएगा आपके अंधता। क्या हो जाएगा, ए से अंधता। या इस अंधता को आप क्या बोल सकते हो, रतौंधी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रतौंधी। ठीक है। अगला रोग होता है आपके विटामिन B1 होती है आपके, इस विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, बेरीबेरी। कौन सा रोग हो जाएगा, बेरीबेरी। बेरीबेरी में क्या होता है, आपके हृदय की धड़कन दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। B2 है अगला, B2 की कमी से रोग होता है आपके राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। B3 से ध्यान रखना रोग होता है आपके पेलाग्रा या पेलेग्रा रोग बोल सकते हो। और C से ध्यान रखना रोग होता है आपके एक स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। ठीक है, इतने रोग आप इसमें ध्यान रखना। एक कहाँ तक बता दिए मैंने, C तक बता दिए। अगला है आपका D। कौन सा है, D। तो D से आप ध्यान रखना एक रोग होता है रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स मतलब क्या होता है, आपके शरीर की जो हड्डियाँ होती है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और रिकेट्स रोग एक ध्यान रखना आपके
कैल्शियम या फास्फोरस की कमी से भी कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। फिर अगला हमारे टॉपिक इसमें देखो कौन सा बताया गया आपके कि विटामिन है यहाँ पे आपके, बाद में प्रोटीन। मैं यहाँ पे विटामिन से संबंधित एक दो बातें और बता देता हूँ, जैसे कि आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में काम भी आ जाए। एक तो विटामिन की खोज किसने की थी, आपके वैज्ञानिक फंक ने की थी। किसने की थी, वैज्ञानिक फंक ने की थी, ठीक है। वैज्ञानिक फंक ने क्या की थी, विटामिन की खोज की थी। इसके अलावा एक ध्यान में रखना, आपके पानी में घुलनशील विटामिन, क्या याद रखना है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो पानी में घुलनशील विटामिनों को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, सिर्फ WBC। क्या याद रखनी है, WBC। WBC मतलब क्या होता है, आपके वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिका। क्या होता है, श्वेत रुधिर कणिका। W से मतलब क्या होता है, आपको क्या लेना है, वाटर। वाटर मतलब क्या होता है, पानी। B और C क्या आपके विटामिन। तो B और C विटामिन किस में विलयशील है, आपके पानी में। बाकी वाली जो भी विटामिन है वो किस में विलयशील है, आपके वसा में विलयशील है। किस में विलयशील है, वसा में। ये आप विटामिन के बारे में इतना फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना। अब विटामिन के बाद में अगला कौन सा था, हमारे प्रोटीन कुपोषण था। प्रोटीन कुपोषण में देखो एक तो कौन सा रोग होता है, क्वाशोकोर। एक कौन सा रोग होता है, आपके मेरेस्मस रोग होता है। दूषित जल से होने वाली हानियों में मैंने बताया था कौन सा रोग होता है, बाला या नारू रोग। कौन सा, बाला या नारू रोग, ठीक है, बाला या नारू रोग। इसका रोग कारक क्या था, आपके ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। क्या था इसका रोग कारक, आपके ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस था। फिर अगली बात करते हैं यहाँ पे रक्तचाप के बारे में। मैंने बता दिया कि नॉर्मल स्वस्थ जो आपके मनुष्य होता है उसका रक्तचाप कितना होता है, 120 से 80 mm। कितना होता है, 120 से 80 mm। मिलावटी पदार्थों के बारे में हमने बात कर ली, नशीले पदार्थों के बारे में हमने बात कर ली, और BMI के बारे में हमने बात कर ली। ये आपके यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर में अब आपके कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कुपोषण की परिभाषा याद रखनी है। इसके अलावा आपके जो विटामिन कुपोषण है यहाँ पे, इसके बारे में जो भी आपके रोग बनते हैं, विटामिन B1 अभी जो मैंने बताए थे सारे, उन रोगों को ध्यान रखना है। प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोगों को ध्यान रखना है। दूषित जल से होने वाले रोगों को ध्यान रखना है। रक्तचाप क्या होता है इसके बारे में ध्यान रखना है। मिलावटी पदार्थों के बारे में ध्यान में रखना है। गुटखा खाने वाले व्यक्तियों में होने वाला रोग ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको पिछले जो भी 2-3 वीडियो थे उनमें सारा ये आपको मैंने डिटेल से पढ़ा दिया है। और ये आपके मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो मैंने बता दिए। तो इस चैप्टर से आपकी एग्जाम में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब कल जो आपके चैप्टर है, सेकेंड नंबर चैप्टर, वो है आपके मानव तंत्र। क्या है, मानव तंत्र। उस मानव तंत्र में हम पढ़ेंगे एक तो आपके पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। जो भी लाइव देख रहे हैं वो कल भी जरूर लाइव है, क्योंकि यह आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस किसी भी एग्जाम में आपके पाचन तंत्र या आपके श्वसन तंत्र या रुधिर परिसंचरण तंत्र, उनमें से आपके हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप कल भी ज़रूर आइए। आज मैं इस सेशन को यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी आपके बाकी स्टूडेंट हैं साथी, उनको भी बोल दीजिए कि यहाँ पे आपके 10th क्लास की क्लास चलती है शाम को 7:30 बजे विज्ञान की। इसके अलावा जो आपके और क्लासें होती है मैं उनका भी आपको यहाँ पे टाइम बता देता हूँ कि एक क्लास होती है आपके सुबह 11 बजे। कितने बजे होती है, 11 बजे। इसका टाइमिंग क्या, 11 बजे होती है वो क्लास। वो आपकी बायोलॉजी की क्लास होती है। किसकी क्लास होती है, बायोलॉजी की। इसके अलावा जो आपकी अभी ये क्लास होती है इसका टाइमिंग क्या, आपकी 7:30 बजे का साइंस की क्लास होती है, 10th साइंस की। और एक अभी 8:30 बजे क्लास होगी रीड साइंस की, ठीक है। रीड साइंस की क्लास होगी, वीडियो डाला हुआ है आपके, अभी 8:30 बजते ही वो आपके स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इन तीनों वीडियो को ज़रूर देखें, तीनों क्लास ज़रूर अटेंड करें और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है आपका इन 10 दिनों में। मैंने जब क्लास स्टार्ट किए 10 दिन हो गए मुझे शायद। आप सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है ना। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखना। और मैं अपनी क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए इस लॉकडाउन में। जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर रखिए अपने माइंड से, क्योंकि ये लॉकडाउन के अलावा जो आपको ये बहुत ही अच्छा टाइम मिला है यहाँ पे अभी पढ़ने का, है ना। ऐसा कभी टाइम नहीं मिलेगा आपको पढ़ने का। तो अपनी तैयारी पूरी परफेक्ट रखिए
और कभी निराश मत होइए अपने टारगेट को लेके, और आप ज़रूर प्राप्त करोगे अपने टारगेट को।